Hello everyone, welcome to Aspirants Campus. This is Richa and हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेबर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है लेबर मार्केट। तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है लेबर मार्केट। देखिए, द डिसीजन दैट पीपल मेक अबाउट वर्क डिटरमाइन द इकोनॉमी सरप्लस ऑफ लेबर। जो डिसीजन लोग लेते हैं अपने काम के लिए वो उनकी इकोनॉमी की सरप्लस को जो है वो डिटरमाइन करता है। अब उनका जो डिसीजन होता है सेविंग के लिए कि वो जितना सेव करते हैं, ठीक है, वो उनके इकोनॉमिक सरप्लस ऑफ फंड जो होते हैं उनको डिटरमाइन करता है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कि वो कितने ज्यादा पैसा बचाते हैं और वो सेव करेंगे तो हमारे आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास मेट्रो है, इतनी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो कहाँ से आए? वो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, उनकी जो सेविंग्स है उन्हीं का नतीजा है। अगर हम कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो हम आगे अपनी जनरेशन को क्या देंगे? इसीलिए सेविंग जो है हमारा इकोनॉमी सरप्लस और फंड इन द कैपिटल मार्केट, ये सब कुछ जो है सेविंग डिटरमाइन करता है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी आपके पास आता है पैसा, उसमें से कुछ पैसा आप अपना सेव करके रखिए ताकि किसी भी सिचुएशन के लिए आप उसको सेव कर मतलब जरूरत पड़े आपको तो आप उसको यूज कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हमारे पेरेंट्स ने सेविंग की है, हमें सेव करके यहाँ तक पहुंचाया है कि हमारे पास अभी घर है, खेती है, बाड़ी है, सब कुछ है। ठीक है, अगर हम सेव करेंगे तो हम अपनी आगे की जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे, उनको अपनी सेविंग्स देंगे। ठीक है, तो वो उनके काम आएंगी। तो इस तरीके से सेविंग जो है वो डिटरमाइन करता है सब कुछ। इकोनॉमिस्ट यूज द बेसिक मॉडल ऑफ चॉइस टू हेल्प अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ लेबर सप्लाई। The choice of work is a choice between consumption and leisure. तो आप जो है कौन सा काम करना चाहते हैं, है ना? काम का जो चॉइस है वो जो चॉइस है आपके कंजम्पशन और लेजर के बीच में चॉइस है। यानी कि आप अपना खर्चा कितना करेंगे, ठीक है, कितना आप यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कितना आप सेव करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में चॉइस हो जाता है। तो holding technology and other inputs constant, there exists a direct relationship between the quantity of labor inputs and amount of output. देखो, तो इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी को और जो दूसरे इनपुट्स होते हैं उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है और डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में होती है? क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ आउटपुट के बीच में, कि कितने लेबर हैं। मान लीजिए 4 लेबर हैं, तो 4 लेबर हैं तो भाई वो आउटपुट कितना दे रहे हैं। ठीक है, उसके बीच में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट आफ्टर सर्टेन लेवल ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इनपुट विल एड स्मॉलर एंड स्मॉलर आउटपुट, टोटल आउटपुट। तो मतलब क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो ये बताता है कि एक टाइम के बाद जो अगर आप लेबर ऐड करते रहे तो आपका जो आउटपुट है वो उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना आपके कुछ लेबर से आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक खेत है जहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे 8 लोग भी काम करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, ठीक है, जितना 4 लोगों में हो रहा है। तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यही यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कहना है। 5 लोग, मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग करेंगे थोड़ा ज्यादा आउटपुट मिलेगा, 4 लोग करेंगे थोड़ा उससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, 5 लोग करेंगे थोड़ा सा मतलब बहुत मिनिमम आउटपुट मिलेगा ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा मार्जिनल प्रोडक्शन में। और ज्यादा जब 7-8 लेबर बन जाएंगे तो वो उल्टा प्रोडक्शन नहीं होगा, उल्टा उनको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा वहां पे लॉस होने लग जाएगा। देखिए, तो देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर है। दिस यूनिट एम्स एट एनालाइजिंग द मीनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ लेबर मार्केट बाय अंडरटेकिंग डिमांड सप्लाई एनालिसिस ऑफ लेबर मार्केट इन बोथ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ लेबर मार्केट क्या है? लेबर मार्केट को हम समझ सकते हैं, who are demanders and suppliers in the labor market।
लेबर मार्केट में डिमांडर्स कौन होते हैं और सप्लायर्स कौन होते हैं? डिमांडर्स कौन होते हैं? जो डिमांड करते हैं, ठीक है। फर्म्स एंड अदर एम्प्लॉयर्स डिमांडेड लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो लेबर को हायर करता है, कौन हायर करता है भाई? फर्म्स करता है और एम्प्लॉयर्स करते हैं। तो वो डिमांड करते हैं लेबर्स की। क्यों डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं इसीलिए ताकि वो प्रोडक्शन कर सके गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। हाउस होल्ड सप्लाई देयर लेबर्स सर्विसेज एंड इन रिटर्न गेट वेजेस। तो सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं लेबर का, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? उसके बदले में उनको मिलता है वेज, ठीक है, वेज, ठीक है। जैसे जिसे आप आम भाषा में सैलरी कहते हैं, बट सैलरी वो होता नहीं है। जो लेबर जो भी प्रोडक्शन में अपना योगदान देता है उनकी सैलरी को वेज कहा जाता है, ठीक है। The labor market is studied by microeconomists as well as macroeconomists, as both use the tool of demand and supply. तो लेबर मार्केट माइक्रो मैक्रो दोनों में पढ़ा जाता है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे सप्लाई एंड डिमांड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स डायनेमिक्स, ठीक है। मैक्रो जो होता है वो फर्म के लेवल पे पढ़ा जाता है, और मैक्रो जो होता है वो एक मार्केट के लेवल पे पढ़ा जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे पढ़ा जाता है। तो लेबर मार्केट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए, तो लेबर मार्केट जो होता है वो उसका डिमांड क्यों होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। इट वुड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू। तो इसके दो मेजर हेड्स हैं, क्या है? एक तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा और दूसरा होगा इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? डिमांड फॉर लेबर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। चलिए समझते हैं, देखिए, डिमांड फॉर लेबर डिपेंड ऑन बोथ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्राइस दैट मार्केट सेट फॉर वर्कर्स आउटपुट, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर में क्या होता है? वो डिपेंड करता है दोनों पे, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है या फिर प्राइस जो मार्केट सेट करता है, ठीक है, वर्कर के आउटपुट के लिए। द मोर प्रोडक्टिव द वर्कर्स आर, द मोर इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो जितने प्रोडक्टिव होंगे वर्कर्स, वैल्यू जो होगी गुड्स एंड सर्विसेज की उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी, एंड the greater the number of workers and employers want to hire at the given wage rate, ठीक है। और उतने ही जो वर्कर होंगे या जो एम्प्लॉयर हायर करना चाहेगा उनको, ठीक है, गिवन वेज रेट पे। अब इसके बीच में हम रिलेशनशिप यहाँ से समझेंगे इस टेबल से। देखिए, जब नंबर ऑफ वर्कर्स जीरो वर्कर्स थे तो कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस होते थे पर ईयर? 0 कंप्यूटर्स। अब एक वर्कर उन्होंने हायर कर लिया तो 15 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 0 और 15। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा? 15 प्रोडक्शन कर रहे हैं, 0 to 15 आया इसलिए 15 हो गया। अब मान लीजिए एक वर्कर की जो सैलरी है वो 20,000 है, ठीक है, या फिर नहीं, एक कंप्यूटर की जो कीमत है वो कितनी है? 20,000 है। तो 15 कंप्यूटर की कीमत कितनी हो गई? अराउंड 3 लाख हो गई, ठीक है। तो कंपनी जो है वो 3 लाख यहाँ पे बेनिफिट ले रही है। अब उसने दूसरा वर्कर और रख लिया तो अब उसकी जो प्रोडक्शन हो गई वो पर ईयर में 28 हो गई, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, 15 था 28 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? ओनली 13 इंक्रीज हुआ, यानी कि 15 टू 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है? 13 इंक्रीज हुआ है। तो अब कंपनी का जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा? 13 इंटू 20,000, तो इतना। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया? कम हो गया ना, वैल्यू कम हो गया। फिर उससे नेक्स्ट ईयर में कितना होगा? 3 वर्कर्स हैं तो कंप्यूटर जो होगा वो 39 प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि अगर हम 15 को 3 से करें तो 45 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना है देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट 28 में से 39 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा 11, ठीक है।
तो 11 इंटू 20 इज इक्वल टू 2,20,000। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। और एक टाइम के बाद देखिए, जब 7 वर्कर्स थे तो वो 57 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो अब 55 से 57 आया, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? दो प्रोडक्ट का ही अंतर है ना, यहाँ पे दो ही तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक वर्कर पे सिर्फ 2 कंप्यूटर इंक्रीज हुआ। अब 2 का कितना होगा? 40,000। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी कम हो गई है। अब हम 7 वर्कर्स थे हमारे पास, तब भी हम प्रोडक्शन इतना ही कम कर पा रहे थे, हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट जो वैल्यू है वो भी कम हो गई। जब हमने 8वां वर्कर और जोड़ दिया, तो जब 8वां वर्कर और जोड़ दिया तो भाई और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो कितना हो गया? 0, ठीक है, क्योंकि 57 से 57 ही हो रहा है और उसको उल्टा हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपनी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मार्केट वेज रेट ड्रॉप्स डाउन टू ₹15,000 पर मंथ। अब 15,000 पर मंथ हो गया 20,000 से, ठीक है। तो क्या होगा? देयर विल बी अ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी। एवरी वर्कर विल नॉट रिसीव 1,80,000 पर एनम, ठीक है। तो सभी वर्कर्स को इतना पैसा नहीं मिलेगा पर एनम। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड वर्कर इज वैल्यू 2020। This exceeds annual wage payment by him 40,000. The company will definitely employ this person as his employment adds to the surplus. ठीक है। अब जिसके एम्प्लॉयमेंट से कंपनी को सरप्लस मिलेगा, जो थोड़ा सैलरी कम लेगा, तो वहां पे कंपनी जो है अपने डिसीजंस बदल सकती है। द फोर्थ पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल बाय द कंपनी। चौथे आदमी को दोबारा से हम वहां पे नहीं रखेंगे कंपनी में, क्योंकि उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इतना है, ठीक है, जो कि उसके वेज बिल इससे भी कम है। तो ये क्या हो गया? डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली इलास्टिक फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। वैसे भी डिमांड कर्व नेगेटिव में होता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लेबर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं? द नंबर ऑफ वर्कर द कंपनी हायर एट एनी गिवन रियल वेज रेट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट। जो वर्कर्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कंपनी हायर करती है रियल वेज रेट पे, वो किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू पे कि कितना ज्यादा हमें बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। चेंजेस इन द इकोनॉमी दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट will increase the value of extra worker to the company and would thus affect the demand for labor at given real wage। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्कर की वैल्यू समझ में आती है, तो हम क्या करेंगे? उसको हायर कर लेते हैं। This implies that any factor which raise the value of marginal product of the company's workers will also shift to the company's labor demand curve to the right। ठीक है, तो कंपनी के लेबर डिमांड कर्व को भी राइट में वो शिफ्ट कर देता है। Thus, in short, two factor which directly affect and increase the labor are। अब मान लीजिए दो फैक्टर क्या क्या हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं लेबर के डिमांड को। देन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपनी आउटपुट, कंपनी के आउटपुट में इंक्रीमेंट। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंपनीज वर्कर्स, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनके काम में प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो तो अब यहाँ पे यही चीज आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टेबल 6.2 में दिया गया है। नंबर ऑफ वर्कर्स 0 थे तो कंप्यूटर 0 प्रोड्यूस हो रहा था। एक वर्कर था तो उसने कितना प्रोडक्शन किया? 15 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? 15, ठीक है। अब 15 है तो 45,000 क्या रखा है इसने? मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू रखी है। 2 हुआ तो 28,
13, ठीक है। तो 13 3 जा 39,000, 11 3 जा 33,000, 8 3 जा 25। तो कितना है, 30,000 के आसपास जो रखा है वो इन्होंने सैलरी रखा है। If the market wage remains 20,000 per month, the fourth worker is also hired. अगर मार्केट वेज जो होता है वो 20,000 पर मंथ ही रहता है तो फोर्थ वर्कर को हम हायर करेंगे, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना। As the value of each marginal product 2,40,000 equals the wage payable to him during the year, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो उतना के बराबर ही होगा जितना वो सैलरी दे रहा है लोगों को, तो यहाँ तक वो हायर कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने 4 वर्कर रख रखे हैं, ठीक है, 4 पंचे 4 वर्कर रख रखे हैं और वो 20,000 के करीब सैलरी दे रहा है। तो जो सैलरी है वो जितना वो कमा रहा है उससे कम पैसे पे कर रहा है वो सैलरी के रूप में, तो इसीलिए वो हायर कर सकता है। अब मान लीजिए उसकी जो ईयरली सैलरी होगी वर्कर्स की वो अगर ज्यादा निकलेगी और उसके जो मतलब प्रोडक्शन का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, तो फिर वो ज्यादा वर्कर क्यों हायर करेगा। उसके तो सारे जो प्रॉफिट बेनिफिट सब कुछ है वो किस में चला जाएगा, सैलरी में ही चला जाएगा, यानी कि वेज में ही चला जाएगा। अब जब वो वेज में ही चला जाएगा तो उसका बेनिफिट क्या हो, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिमांड फॉर लेबर। अब यहाँ पे देखिए एक वर्कर है 25 कंप्यूटर्स बनाता है, 25 कंप्यूटर्स बनाता है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, 25 दूनी 50, यानी कि 20,000 के रूप में अगर देखते हैं तो 50,000 हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो वही कैलकुलेशंस यहाँ पे की गई है सेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से कम हो रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तक ये चेक करिए, ठीक है। तो वी कैन सी इन द लाइट ऑफ आवर एग्जाम्पल्स के तौर पे, इफ द वेज रेट डिक्लाइंस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अगर वेज रेट जो है वो कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए कि कंपनी जहाँ पे 50,000 पे कर रही थी वहां पे अगर उसको 20,000 ही पे करना है तो उतने में तो वो 2 एम्प्लॉय और हायर कर लेगी ना, इसीलिए। इफ द प्राइस ऑफ आउटपुट राइजेस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, आउटपुट का प्राइस जो है अगर वो बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर राइजेस, ठीक है, तो ये चीजें भी बढ़ेंगी। अब सप्लाई ऑफ लेबर आपका रह गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच।